डायमेंशन बदलते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, खींच खींच इतना बड़ा कर देंगे कि ऐसे ऐसे चल रहा है कि इतनी बड़ी हो जाएगी कि ऑलमोस्ट चंद्रमा के इर्द गिर्द जो मून सेंट्रिक ऑर्बिट्स बनाएंगे तो उनको रफली टेंजेंशियली टच कर देंगे, एक दूसरे को टच सी कर लेंगे। तब हम एक इस प्रकार का वर्णन करेंगे कि हम अपनी ऑर्बिट को इधर से इधर स्विच ओवर करके अब हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएंगे और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर जाएंगे। तो अब क्या होगा, हमारा जो भी चंद्रयान या जो भी स्पेस क्राफ्ट गया है वो धरती के चारों तरफ चक्कर काटने वाला अपोलो, आपने उसको मून सेंट्रिक वाली ऑर्बिट में डाल दिया तो वो मून के चारों तरफ चक्कर लगाने शुरू कर देगा। वेरी सिंपल। अब हम उसकी साइज को छोटा करते जाएंगे, बिल्कुल उसके 100 किलोमीटर के आसपास ले आए, वो एलिप्स हुआ, तकरीबन सर्कल बन गई। वहाँ से हमने मून इम्पैक्ट प्रोब छोड़ दी। चंद्रयान 1 में, चंद्रयान 2-3 में हमने अपने इसको जो हम इसको प्रोपल्सन मॉड्यूल कह रहे हैं, इसमें से अपना लैंडर मॉड्यूल को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके नीचे लाएंगे। तो कितने 25 किलोमीटर से कि 30 किलोमीटर, हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग डिसाइड करते हैं कितने किलोमीटर से हम इसको नीचे डिसेंड करेंगे। उसके बाद जब वो एक बार लैंड संभाल के कर जाएंगे तो सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रयान 3 का ये एक ऑब्जेक्टिव था, सॉफ्ट लैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग सॉफ्ट लैंडिंग ऑन अर्थ। शांति से पहले उतर तो जाए वहाँ, तब फिर आगे कुछ करेंगे। तब उसमें से रोवर को निकालेंगे, वो इधर उधर चल के ढूंढेगा, देखेगा क्या क्या चीज़ है, डाटा वाटा कलेक्ट करेगा। तो हमने उसका लाइफ स्पान देखिए, लिमिटेड स्कोप में लिमिटेड सब कुछ करना पड़ता है, इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो हमने 14 दिन का प्लान किया था। ये जो है इस प्रकार से प्लान किया, चंद्रमा का डे एंड नाइट हमारे वाले से अलग होता है। वो 14 दिन तक उनका रोशनी बनी रहेगी, उसका दिन बना रहेगा। हम कहेंगे अच्छा अभी तब तक उसका नाइट में टेम्परेचर तक डाउन हो जाएंगे तो हमारे सोलर पैनल्स बंद हो जाएंगे, सोलर पैनल्स बंद, एनर्जी नहीं मिलेगी। अब देखिए बीच में जो एनर्जी का सोर्स आया हुआ है इसलिए कि आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। जब एनर्जी का सोर्स नहीं होगा तो उसमें जो प्रज्ञान रोवर बैठा है उसके 14 दिन की लाइफ टाइम हमने प्लान करी थी। 14 दिन से थोड़ा पहले ही वी पुट इट इनटू द स्लीप मोड, भैया अब तो सो जाओ, तेरा काम हो गया, अभी तू सो ले आ रहा। 14 दिन के अगले 14 दिन के बाद अगर फिर मौका मिला तो हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, हमने की, लेकिन फिर वो रिवाइव नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, हमारा प्लानिंग ऑब्जेक्टिव यही था। अब अगर हम उसके अंदर इतनी सारी एनर्जी इकट्ठी करने की हमारे पास ताकत होती, ये जो यूरोपियन और अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियर पावर से उसको करते हैं, बल्कि न्यूक्लियर पावर का हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं किया। न्यूक्लियर पावर का जब अगर आप करेंगे तो वो 14 दिन को आप फिर क्रॉस करके अगले 14 दिन के बाद फिर 14 दिन का जब दिन होगा, 14 दिन की निकल गई तो फिर जो है आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। दैट कैन बी वन ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए ये जो अभी सुनील जी ने चर्चा किया था अपोलो 11 का, अपोलो 11 बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। हम बहुत छोटे थे पर सुना था तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता। उस जमाने में टीवी तो ज़्यादा थे नहीं, या शायद थे ही नहीं, और ये सोशल मीडिया की तो बात ही मत करो। तो जो कुछ जिसने बता दिया हमको सही गलत कोई बात मान लेते थे, सही है। लेकिन हाँ उसके बाद पिछले इन तमाम सालों में जो जो हुए हैं तो एक आध बार मुझे खुद भी आई वाज ऑन द टीवी चैनल टू डिफेंड द मून लैंडिंग ऑफ अपोलो। उन्होंने ये काल्पनिक कहानियाँ हैं ऐसी करके बताने, काल्पनिक नहीं है, हकीकत है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। तो उनका तो मैं जस्ट टू रिकैप एंड रिफ्रेश माय मेमोरीज में देख रहा था, वो कुल मिला के 2.5 घंटे ही थे, बल्कि 2.25 घंटे ही थे। जो बज एल्ड्रिन एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग दे वर ऑन द सरफेस ऑफ द मून ओनली फॉर 2 hours and 15 minutes। जो पर उससे पहले उतरना और उसमें से उतर के जाना, फिर से वापस चढ़ के जाना, उसके अंदर डॉकिंग अनडॉकिंग, इसमें से उसमें घुसना, उसमें से अब हम अपलिफ्ट करेंगे। पहले डिजाइन करके गए थे मून पर, मून से अपलिफ्ट असेंट करके ऊपर आएंगे। तो वो एक बंदा वो जो ऊपर घूम रहा है माइकल कॉलिंस, वो यहाँ घूम रहा है उसके कमांड मॉड्यूल में, या जो भी उसका नाम है, नाम भूल भी जाते हैं नोमेनक्लेचर, तो उसके साथ आके फिर वापस आएंगे। वो दोनों में डॉकिंग करनी पड़ेगी उनको, उसमें से वो ट्रांसफर होके फिर उस एक ऐसे मॉड्यूल में बैठेंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे, उसमें से निकल के बाहर धरती की तरफ अर्थ की तरफ जो ऑर्बिट पकड़ेंगे, द ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी टू अर्थ, क्योंकि अर्थ पे पहुंचना है। अब ये सब कुछ जो अपोलो 11 में किया था, इन्हें अनक्रूड मिशन हमें अब चंद्रयान 4 में करना है, सब कुछ वही करना है।
हम यहाँ से वहाँ जाएंगे भी, जाके उतरेंगे भी, उतरने के बाद सैंपल वैम्पल भी कलेक्ट करेंगे, 2 किलो 2.5 किलो जितना जो हमारी स्पेस होगी वो कलेक्ट करके फिर अपने उसमें वापस भरेंगे। वापस भरने के बाद उसके साथ फिर से डॉकिंग करेंगे। ये सारी स्टेजेस हमें करनी पड़ेंगी। उनको करने के बाद हम कहेंगे अच्छा भाई हम रेडी हैं, अब तो उनको तो सेंड करो। टू माई माइंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, और अगर क्रूड है तो मोस्ट डेंजरस या रिस्की, डेंजरस नहीं रिस्की स्टेप ऑफ योर एंटायर प्रोग्राम। कि अगर भैया आप यहाँ पे जब आप जा रहे हो श्रीहरिकोटा सतीश धवन पे, तो अगर आपकी एक चीज़ फेल हो रही है तो दूसरी आएगी, काम नहीं कर रही, घड़ी नहीं काम, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आप दूसरी चीज़ तमाम सुविधाएं आप कुलकर्णी जी को फोन करेंगे तो आपकी सुविधाएं कर देंगे, वहाँ चलो चलो चलो, वो हमारे जो साथी हैं वो मुसीबत में हैं, उनकी हेल्प करो। अब वहाँ चंद्रमा पर कौन करेंगे? कुलकर्णी जी वहाँ नहीं करेंगे। ये कहेंगे भैया मैं कमांड दे रहा हूँ, तुम कर सकते तो कर लो। तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है इन चीज़ों को। इसलिए अब जो इसके पीछे की लॉजिक हम समझ सकते हैं कि जैसे ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसको सीरीज चलाओ, सब जगह इसकी चर्चा करो, बात, तब हर एक को धीरे धीरे कुछ पता चलना शुरू हुआ, अवेयरनेस बढ़ेगी, अच्छा क्या होता है, अच्छा इतने डिफिकल्ट स्टेज। और मैं एक और आपको बात बताऊंगा, जो अब लेमन लैंग्वेज में सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है जब हम यहाँ से मून की तरफ चल रहे हैं। So do you think we aim at reaching the moon? No. If we aim at reaching the moon, starting from here and reaching the moon, हम सोच रहे हैं मून वहां दिखाई दे रहा है, वहां पे जब तक जाएंगे तब तक मून वहां से खिसक जाएगा। मून तो आगे पीछे दब दब कहीं चला जाएगा, तो चल रहा है लगातार। There is nothing static in this whole thing, whole universe. सब कुछ मोशन में है, डायनामिक है, everything is in motion. तो एक्चुअली व्हाट वी डू, वी एम एट ए वैकेंट पॉइंट इन स्पेस टाइम। जब हम यहाँ से चलते हैं तो हमारा उद्देश्य हम एक खाली पॉइंट पर बनाते हैं। वो वैकेंट पॉइंट, खाली पॉइंट, रिक्त पॉइंट है, वो किस प्रकार का है कि जब हम वहां पहुंचेंगे उससे थोड़ी देर पहले चंद्रमा भी वहां पहुंच जाए। चंद्रमा का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर चंद्रमा वहां नहीं मौजूद होगा तो देखिए, अब अगर सर ने ऑर्डर किया हुआ है तो मेरे पास देखिए, मैं सोचता हाँ लेक्चर खत्म करके अपना ये पकौड़ी भी खाऊंगा, ब्रेड भी खाऊंगा, चाय भी पीऊंगा। अब अगर मेरे यहाँ से चले जाने के बाद आएगी तो फिर कैसे खाऊंगा? चंद्रमा पहुंचा बाद में, मैं उस रिक्त स्थान पर पहले ही पहुंच गया तो क्या होगा? मेरा स्वागत करने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या होगा? There is no other gravitation। आपने अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ दिया और मून का ग्रेविटेशनल फील्ड आपको मिला नहीं, तो आप कहाँ चले जाएंगे? You will go into the vacant space, you will be lost। अगर आपका अपोलो है, कोई भी इस प्रकार का यान है, तो वो तो टुकड़े टुकड़े होके 1 सेकंड नहीं लगेगा, पूरा नष्ट भ्रष्ट होके खत्म हो जाएगा, फिनिश। एंड इफ इट्स ए क्रूड मिशन, वो सब भी उसके साथ फिनिश हो जाएगा। सिमिलर घटना हुई थी एक अपोलो 8 या पता नहीं किसके साथ, इस प्रकार की कोई घटना हुई थी किसी में। आप गूगल में देखिए, इतने सारी चीजें याद नहीं रहती मुझे भी, लेकिन यह होगा। तो मैं जब यहाँ से मून पर जाऊंगा तो मैं वैकेंट पॉइंट पर एम बना के, उद्देश्य बनाकर जाऊंगा, और वो वैकेंट पॉइंट इस प्रकार का होगा कि मेरे वहां पहुंचने से थोड़ी देर पहले मून वहां पहुंच जाएगा, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। यान क्या था? तो मंगलयान में क्या है कि हम अपनी अर्थ से चले, सब कुछ सब वही मैन्यूवरिंग, सब कुछ सेम है, लेकिन हम अर्थ बाउंड ऑर्बिट, अर्थ सेंट्रिक ऑर्बिट से सीधा हम प्रवेश करते हैं हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, जो कि सन को अपना सेंटर मान के चल रही है। उसके इर्द गिर्द सूरज के चारों तरफ आप इलिप्स बनाइए, वो अर्थ वाली इलिप्स को मैं छोड़ के सूरज वाली इलिप्स में एंटर करूंगा, और फिर उसमें अपनी अपोजी इतनी बढ़ाता जाऊंगा तो मार्स के आसपास तक पहुंच जाएगा। मार्स का ग्रेविटेशनल फील्ड के आसपास जब होगा तो मैं वही की वही प्रोसेस फिर से रिपीट करूंगा, और अब मैं उस हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट को छोड़ के मार्स सेंट्रिक ऑर्बिट में प्रवेश कर जाऊंगा, तो मार्स के चारों तरफ पहुंच जाऊंगा। अब मैं उसको अपनी ऑर्बिट को रिड्यूस करता जाऊंगा, उसके आसपास पहुंच जाऊंगा जितना है। भारत ने अभी प्रयास नहीं किया था, हमने सिर्फ इतना ही एम था कि हम मार्स के चारों तरफ परिक्रमा लगा के, चक्कर लगा के, दूर से दर्शन हरो करके और अपनी कहानी वहीं एंड कर लेंगे। लेकिन और लोग तो उतरे हैं मार्स के ऊपर, तो उनकी सबको इनमें तमाम सारी एक चैलेंज बन जाता है कि करस्पॉन्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू हैव टू डेवलप
इतना विस्तार से उन सब चीज़ों को डेवलप, डीप स्पेस नेविगेशन। हमारा एक बार जो चंद्रमा का ही अभियान था, तो उसमें देखिए आप चंद्रमा पे तो घूम रहा है और वो अपनी जगह पर ऐसे ऐसे भी रोटेट हो रहा है। अब मैं चंद्रमा के इस हिस्से से मेरा वो जो ज्ञान है, मैं अपना कम्युनिकेशन इधर कर रहा हूँ, लेकिन उसकी मुंह के बदले पीठ मेरी तरफ है। अब मैं कैसे करूँगा उसके साथ कम्युनिकेशन? तब कैसे करूँगा? कुछ सेकंड या मिनट के लिए ही सही, लेकिन कैसे करूँगा? तो वो तब कर पाऊँगा कि अब मुझे उसके अंदर, जिसको आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने लगे हैं, कि मैं उस पर आई विल लोड ए सेट ऑफ कमांड्स, जो कि वो उसको अपने आप से तय करेगा। उस वक्त वो हमसे गाइडेंस ले नहीं सकता, आप गाइड कर नहीं सकते, तो उसे अपने आप में कमांड लेनी है, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, और फिर वो उससे जब आगे फिर हमको विजिबल रेंज में आ जाएगा, हमारी साइड को आ जाएगा, तो हम उससे कॉन्टेक्ट, हम तो उसकी तरफ अपनी दूरबीन लगाए बैठे हैं। देखिए ये एग्जैक्टली चंद्रयान 3 में एग्जैक्टली यही हुआ। हमारा जब विक्रम लैंडर वहां से अलग हो गया और अलग होके अब चंद्रमा की ओर जब चलता जा रहा है, तो इसके अंदर भी हमने सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का लगाया हुआ था कि वो, तो आप इसके कुछ वीडियोस देखिए, बड़े फैसिनेटिंग हैं। वो इमेजिन करिए कि आप विक्रम लैंडर के अंदर बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं, अब नीचे आप चंद्रमा की सतह आने वाली है, कहीं बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, कहीं गड्ढा है, क्रेटर है, ये कहीं गड्ढा है। अब आप कहीं भी कैसे उतर जाएंगे? उतरेंगे तो आपका वो टॉपल हो जाएगा तो आप पे मान के चलिए क्रूड मिशन है, आप बैठे हो सुंदर, यू आर पायलटिंग, यू आर द पायलट,